नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दैनिक करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान की इस क्लास में। और आपको यहाँ पे मैथ के भी प्रश्न प्रत्येक दिन देखने को मिल रहे होंगे। आपको बताते चलूँ कि ये जैसे मैंने आप थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये जो आपकी सीरीज चल रही है ABSSC, BPSC और अन्य जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिहार का चैनल है, बिहार राज्य विशेष का चैनल है। तो इसलिए प्रत्येक थंबनेल में आप देखते होंगे कि जो परीक्षाएं आपको दिखाई जाती हैं वो बिहार से संबंधित ही दिखाई जाती हैं। लेकिन यदि समग्रता से आप इसको देखते हैं तो आप देखेंगे कि GS, GK और करंट अफेयर्स जिस भी परीक्षा में पूछा जाता है, यह वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और इस सेशन में सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे करंट अफेयर्स की विषय वस्तु को। करंट अफेयर्स के बाद हम जीके की विषय वस्तु देखेंगे और जीके के बाद फिर हम जीएस की विषय वस्तु को देखेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स से जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है वो है अमृत वृक्ष महोत्सव, आंदोलन या महोत्सव आप कह लीजिए। अमृत वृक्ष आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। अमृत वृक्ष आंदोलन, सबसे पहला प्रश्न यही आपसे पूछा जाएगा कि अमृत वृक्ष आंदोलन जो है ये किस राज्य की सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये चलाया जा रहा है असम राज्य की सरकार द्वारा। असम राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है जिसको नाम दिया गया है अमृत वृक्ष महोत्सव। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इस मुहिम ने, इस आंदोलन ने कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और इन्हीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर के यह चर्चा में है। कौन कौन से रिकॉर्ड बने हैं, किस संदर्भ में बने हैं, रिकॉर्ड जानना जरूरी नहीं है, लेकिन किस संदर्भ में बने हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको बताता चलूं कि 17 सितंबर को असम सरकार ने 3 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे में 1 करोड़ पेड़ लगाया। कितना? 17 सितंबर को 3 घंटे में 1 करोड़ पौधे का रोपण किया गया असम सरकार द्वारा। और ये जो पौधे थे ये नागरिकों को दिए गए, ध्यान रखिएगा, नागरिकों को दिए गए थे और नागरिकों ने रोपण किया, इन पौधों को लगाया। और जिस भी नागरिक ने पौधा लगाया उसको 100 रुपये DBT की मदद से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से असम राज्य सरकार द्वारा उस नागरिक के खाते में भेजे गए हैं। और असम राज्य सरकार ने यह भी दावा किया कि यदि जो पेड़ आज लगाए गए हैं, जो आज पौधे लगाए गए हैं, यदि ये पेड़ की शक्ल ले लेते हैं तो 3 साल के बाद, यदि ये ग्रो करते हैं तो 3 साल बाद पुनः 200 रुपये DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से नागरिकों के खाते में भेजे जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो मुहिम है ये यही है कि जो विशेष रूप से पौधे के रोपण का जो मुहिम है, जो आप देखते होंगे कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, आप देखते होंगे जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है और वन महोत्सव सप्ताह का भी यही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, जिससे पर्यावरण की दिशा में भी हम जो हमारे टारगेट हैं उनको अचीव करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। अब क्योंकि असम राज्य सरकार ने किया है इसलिए असम से संबंधित कुछ अन्य जानकारी मैं आपको दे देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मुहिम के तहत असम राज्य सरकार का जो लक्ष्य है वो 2025 तक 5 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य है। 2025 तक 5 करोड़ पौधों को लगाने का ये लक्ष्य है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें यहीं पे और देख लेते हैं। क्या देखना है हमें देखना है कि हम बात कर रहे हैं असम की, और असम का आप देखते हैं एक पड़ोसी राज्य है जिसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश वही राज्य है जहाँ से सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एक आप कह लीजिए संग्रहालय बनाया जा रहा है। एक संग्रहालय बनाया जा रहा है और इस संग्रहालय का क्या नाम है? इसका नाम है द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय। द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड
संग्रहालय जो है ये बनाया जा रहा है। कहाँ पे? एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में जिसको बोलते हैं पासीघाट, ठीक है। पासीघाट नामक एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पे ये बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि विश्व युद्ध के दौरान, आपको पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने चीन की काफ़ी मदद की थी, क्योंकि चीन जो है अमेरिका के गुट में था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका लगातार चीन को मदद पहुंचाता था, तो जो हमारे हिमालयी रेंज हैं, जो हिमालय के पहाड़ हैं, जो तिब्बत का हिमालय है, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये हम के आकार की हैं, मतलब कहीं उभरी हुई हैं, कहीं बहुत गहरी घाटियाँ हैं। तो इनसे क्या होता था, अक्सर इनके जो प्लेन होते थे वो टकरा जाते थे। और ऐसा बोला गया है कि अमेरिका के 600 से ज़्यादा जो विमान थे जो चीन को लगातार मदद पहुंचा रहे थे, साजो सामान पहुंचा रहे थे, वो विमान इन्हीं पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। 600 से ज़्यादा विमान इन्हीं पहाड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। तो उस दौरान जो अमेरिकी आर्मी के लोग, अमेरिकी आर्मी के जो जवान लगातार चीन को मदद पहुंचाने के दौरान शहीद हुए थे, उनको याद करने के लिए यह स्मारक बनाया जा रहा है, जिसका नाम है द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड, ठीक है। और संग्रहालय, और ये पासीघाट में है। पासीघाट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में ही, ये आपको याद रखना है। और जब हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो एक चीज़ यहीं पे और याद रखिएगा। क्या आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इनका जैसे अरुणाचल प्रदेश का नहीं, लेकिन असम का पड़ोसी आप कह सकते हैं। असम का एक पड़ोसी राज्य है जिसको बोलते हैं मणिपुर, ठीक है। क्या बोलते हैं? मणिपुर। आप जानते हैं मणिपुर में लगातार हिंसा चल रही थी। कब से चल रही थी? ये डेट भी यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। लगातार 3 मई से मणिपुर राज्य जो है ये हिंसाग्रस्त था। मणिपुर में 3 मई से लगातार हिंसा हो रही थी। और मणिपुर में जो ये 3 मई से लगातार हिंसा हो रही थी, इसमें आप कह सकते हैं जो यहाँ की ट्राइब्स हैं उनके बीच था, जिनमें से एक थी मितेई ट्राइब्स और दूसरी जो थी यहाँ पे वो थी कुकी। तो मितेई और कुकी ट्राइब्स के बीच ये विवाद चल रहा था। क्यों विवाद हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि मणिपुर सरकार ने आरक्षण प्रदान किया था। किसको? मितेई को आरक्षण प्रदान किया था, जिसको लेकर के कुकी समुदाय के जो लोग थे वो नाराज हो गए थे। और उसके बाद लगातार कई महीनों तक लगातार ये संघर्ष चलता रहा, ठीक है। अब इसमें चर्चा में क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि मितेई जो समूह है, इनका एक आप कह सकते हैं रेबल ग्रुप था, ठीक है। एक रेबल ग्रुप था, ठीक है, जो बहुत पुराना है, ठीक है। आप कह लीजिए कि मणिपुर का सबसे पुराना रेबल ग्रुप है, जिसका नाम था UNLF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। और इसमें लगभग 500 के 2 गुट थे, मतलब 2 इनकी टीमें थी, लगभग 1000 लड़ाके इसमें थे। और इनको मुख्य धारा में लाया गया है। मुख्य धारा में कैसे लाया गया है? हमारे गृह मंत्रालय ने प्रयास किया और इनके साथ शांति समझौता किया। और शांति समझौता का मतलब यही होता है कि ये लोगों ने क्या किया, अपने हथियार डाल दिए और समझौता किया कि आगे से ये कभी हथियार नहीं उठाएंगे और जो राज्य का कानून होगा उसका पालन करेंगे। और इनके जो अपराध होंगे इसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं, उसको माफ़ कर दिया जाता है कि अभी ये मुख्य धारा में लौट चुके हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए मितेई समूह किस राज्य का है, कुकी समूह किस राज्य का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों समूह जो है वो आपके मणिपुर के हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जब ये हिंसा हुई तो इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और इसकी प्रमुख थी गीता मित्तल, ठीक है। तो गीता मित्तल कमेटी भी बनाई गई है, ये भी याद रखना है। गीता मित्तल कमेटी भी बनाई गई है, किसके लिए? मणिपुर हिंसा की जांच के लिए, यह भी याद रखने की आवश्यकता है। मणिपुर की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक झील है जिसको बोलते हैं लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। और लोकटक झील की बात करें तो यहीं पर लोकटक झील में ही एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं
किबल लामझाओ नेशनल पार्क। और जब किबल लामझाओ नेशनल पार्क की बात करते हैं तो आपको बता दें कि यहीं पर एक विशेष प्रकार का हिरण मिलता है जिसको बोलते हैं शंगई हिरण। तो यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि वो लामझाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील भी याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न या अगला टॉपिक जो संबंधित है, बात आती है कैवल्य धाम की। किसकी बात आती है? एक स्थल है जिसको बोलते हैं कैवल्य धाम। कैवल्य धाम क्या है? आपको बता दें कि यहाँ पे योगा की शिक्षा दी जाती है, योगा पर रिसर्च किया जाता है, योग कराती है ये संस्था। ये संस्था योग सिखाती भी है और इस संस्था के अभी हाल ही में यदि हम बात करें तो 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 100 वर्ष कैसे पूरे हुए हैं? क्योंकि इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। तो इसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 100 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है। और ये जो 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का है, इसमें 50% आपको सिल्वर देखने को मिल रहा है, 40% यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे तांबा देखने को मिल रहा है, और इस सिक्के में 5% निकेल और 5% जिंक भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये कहाँ पे जारी किया गया, तो ये लोनावाला में जारी किया गया। ठीक है, लोनावाला महाराष्ट्र में है जहाँ पर ये सिक्का जारी किया गया। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैवल्य धाम के 100वें स्थापना दिवस पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, तो 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला फैक्ट हमारा क्या होगा। अगले फैक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बताता चलूं कि अगला फैक्ट जो संबंधित है वो संबंधित है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से। किससे संबंधित है? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से। आइए देख लेते हैं क्या है ये है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ये चर्चा में क्यों है? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, सबसे पहली बात ये आता है कानून मंत्रालय, या आप कह लीजिए कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? कानून एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। आपका होमवर्क है कि कानून और न्याय मंत्री हमारे कौन हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। स्टार्ट कब हुई थी ये योजना? स्टार्ट इसको किया गया था 2 अक्टूबर वर्ष 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 31 मार्च 2026। मतलब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 31 मार्च 2026 तक अब संचालित होते रहेंगे। क्योंकि कोर्ट है भैया, तो चलाने में कुछ पैसे भी खर्च हो रहे होंगे। तो फंड कहाँ से आता है? आपको बता दें कि जब एक कांड हुआ था जिसको बोलते थे निर्भया कांड, तो निर्भया कांड के बाद आप देखते थे कि एक फंड का गठन किया गया था जिसका नाम रखा गया था निर्भया फंड, और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसी फंड से पैसे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ यह भी याद रखिएगा कि ये जो फास्ट ट्रैक होते हैं, कोर्ट होते हैं, किन के लिए हैं? विशेष रूप से पॉक्सो के लिए हैं, जो बच्चियों पर अपराध होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस के जो अपराध होते हैं उनके लिए है। ठीक है, और भारत सरकार का टारगेट है कि 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएं। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो है अब 31 मार्च 2026 तक जारी रहेंगे, 31 मार्च 2026 तक चलते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं न्याय की, और भारत में न्याय का सबसे बड़ा मंदिर या आप कह लीजिए स्थान जो है उसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि 2 से 3 ऐप हैं सुप्रीम कोर्ट के जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला है ESCR पोर्टल। क्या है ESCR पोर्टल? किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आप देखने को मिल जाती है। दूसरा है सुस्वागतम पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल किसके लिए है? सुस्वागतम पोर्टल उनके लिए है जो सुप्रीम कोर्ट विजिट करना चाहते हैं, उनके लिए है सुस्वागतम पोर्टल। ठीक है, मतलब आप विजिट करना चाहते हैं
तो आपको यहाँ से एंट्री पास मिलेगा। एक और याद रखिएगा, एक है फास्टर 2.0 पोर्टल, फास्टर 2.0 पोर्टल। और फास्टर 2.0 पोर्टल जो है ये हमारे जो 50वें चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस क्रम के हैं? 50वें क्रम के हैं, उन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एक और पोर्टल यहीं पे याद रखिएगा जिसको बोलते हैं AMPLIFI, AMPLIFI। ये पोर्टल किसका है? ये है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का। किसका है? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और आपको बता दें कि इसमें क्या है, इसमें भारत के जो शहर हैं उनका डेटा रखा जाएगा। तो शहरों का डेटा रखने के लिए एमफिली नामक पोर्टल जो है ये भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये पोर्टल बनाया गया है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो क्या है। अगले टॉपिक की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, अगला जो टॉपिक आपका आता है वो संबंधित है नागालैंड से। किससे संबंधित है? वो संबंधित है नागालैंड से। वो संबंधित है नागालैंड से। किस प्रकार से ये नागालैंड से संबंधित है? तो आपको बताता चलो कि नागालैंड जो राज्य है ये अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। क्या है? 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। कौन? नागालैंड राज्य अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1 दिसंबर 2023 को जो है इसका 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब बना था नागालैंड? तो 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए। नागालैंड इन दिनों चर्चा में है। क्यों? नागालैंड की राजधानी है क्या? कोहिमा। और आपको बता दें कि यहाँ पे आपको देखने, कोहिमा में ही आपको देखने को मिलता है एक स्थान जिसका नाम है किसामा गांव। क्या देखने को मिलता है? किसामा गांव। और किसामा गांव चर्चा में क्यों है? किसामा गांव इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे चल रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या चल रहा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है। और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ये नागालैंड के पर्यटन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? नागालैंड के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। बहुत ही मशहूर त्यौहार है। और हॉर्नबिल किसका नाम है? हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नागालैंड में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बना है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा चर्च बना है जिसका नाम है मोन कोन्याक बप्टिस्ट। ठीक है, मोन कोन्याक बप्टिस्ट, ये भी याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित तौर पे कोई भी प्रश्न करंट अफेयर्स का आपका नहीं बचेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। आपको बता दें अभी अभी हमारे वैज्ञानिकों ने एक आप कह लीजिए कि जो कोर है हमारी पृथ्वी की, जो कोर है, जिनको नहीं पता है उनको बता दें, हालांकि भूगोल में सभी ने पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा कि ये आपका कोर वाला एरिया है जिसमें एक इनर कोर होती है, ठीक है, एक आउटर कोर होती है, ठीक है, इसके बाद मेंटल होता है और मेंटल के बाद फिर क्रस्ट होता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा। और आपको बता दें कि इनमें से कोई एक है जो सॉलिड, इनर और आउटर में से कोई एक है जो सॉलिड होती है, कोई एक है जो लिक्विड होती है। ये आपका होमवर्क है कि आप बताएंगे कि कोर में कौन सा भाग होता है, इनर या आउटर, कौन सा सॉलिड होता है, कौन सा लिक्विड होता है, ये आप हमें बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अभी ये जो भाग आपने देखे पृथ्वी के, जब हम बात करते हैं पृथ्वी की संरचना की तो उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब क्या रिसर्च आया है, ये जो कोर है ना, इस कोर के बाहरी हिस्से पर, ये जो कोर है इसके बाहरी हिस्से पर एक 100
किलोमीटर मोटाई की, याद रखिएगा, 100 किलोमीटर मोटाई की एक नई परत की पता चला है। एक 100 किलोमीटर मोटाई की नई परत खोजी गई है। 100 किलोमीटर मोटाई की एक नई परत खोजी गई है और इसका नाम रखा गया है ई प्राइम लेयर। क्या रखा गया है? ई प्राइम लेयर। तो ई प्राइम लेयर क्या है? जो कोर के ऊपर एक नई परत खोजी गई है उसी का नाम है ई प्राइम लेयर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है वाइज सेकेंड। क्या है? वाइज सेकेंड। वाइज सेकेंड की बात करें, वाइज सेकेंड सम्मेलन की बात करें, वाइज सेकेंड सम्मेलन की बात करें तो याद रखिएगा इसका आयोजन होता है दोहा, कतर में। ठीक है, कहाँ होता है? दोहा, कतर में होता है। 2009 से हो रहा है। कौन कराता है? कतर फाउंडेशन द्वारा कराया जाता है। ठीक है, कतर फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, जब हम वाइज की बात कर रहे हैं, जब हम वाइज की बात कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड इनोवेशन समिट, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। के दौरान शिक्षा के लिए ये जो फाउंडेशन था इसने क्या दिया? वाइज जो सम्मेलन था इसमें विशेष रूप से शिक्षा के लिए जो वाइज पुरस्कार दिया गया, शिक्षा के लिए जो वाइज पुरस्कार मिला वो एक भारतीय को मिला जिनका नाम है सफीना हुसैन। क्या नाम है? सफीना हुसैन। और सफीना हुसैन कौन है आपको बता दें, सफीना हुसैन ने क्या किया है कि गर्ल एजुकेशन को लेकर के काम किया है और उन्होंने एडुकेट गर्ल नामक एक संगठन भी बनाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एडुकेट गर्ल नामक एक संगठन किसने बनाया है? सफीना हुसैन ने बनाया है, जिसके लिए इनको शिक्षा का वाइज पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? कतर फाउंडेशन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा करंट अफेयर्स का था, करंट अफेयर्स का जो सेशन था वो हमारा समाप्त हुआ। करंट अफेयर्स के बाद आज हम सबसे पहले जीके की बात करेंगे और जीके की चर्चा जब हमारी समाप्त होगी तब हम अपने जीएस खंड में जाएंगे। और एक चीज़, अपने जीके के सेशन पे जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि भैया जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं ना, चाहे वो जीके का टॉपिक हो चाहे वो जीएस का टॉपिक हो, शायद ही आपको फ्री में ना निःशुल्क कहीं मिलता होगा, शायद ही कहीं पे निःशुल्क मिलता होगा। और जब से मैंने बीपीएससी ज्वाइन किया है लगातार मेरी प्राथमिकता रही है और मैंने संस्थान से बात करके उनको मनाया कि जो यूट्यूब के बच्चे हैं, जो यूट्यूब पे हमें निःशुल्क देख रहे हैं, उन लोगों का भी कुछ भला हो सके उसको लेकर के भी लगातार हम काम कर रहे हैं। और प्रीलिम्स के संदर्भ में लगातार कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। मेंस के संदर्भ में हमने क्यों काम नहीं किया? क्योंकि मेंस के संदर्भ में रवि जी लगातार काम कर रहे हैं, कहाँ पे? आज़ाद आईएएस एकेडमी में, इसलिए मेंस के संदर्भ में हमने काम नहीं किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप आ जाते हैं आज के जो है अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है कॉन्टिनेंट्स के बारे में। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम जीके के अंतर्गत कॉन्टिनेंट के बारे में देखने वाले हैं, प्रमुख महाद्वीपों के बारे में देखने वाले हैं। आप जानते हैं एक जो पारंपरिक महाद्वीप होता है, यदि हम कहें एक महाद्वीप पारंपरिक रूप से सामूहिक क्षेत्र के रूप में माना जाने वाला एक भूमिका, एक बड़ा निरंतर द्रव्यमान रखता है। वर्तमान समय में बात करें तो महाद्वीप जो हैं वो 7 हैं। ठीक, 7 महाद्वीप आपको वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला हो गया एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद यदि मैं बात करूं तो दूसरा आप हो गया अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा हो गया आपका यूरोप, चौथा आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, पांचवा आपका हो गया साउथ अमेरिका, छठवां आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कॉन्टिनेंट हैं, जो आपके कॉन्टिनेंट हैं वो देखने को मिलते हैं। और सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलता है अंटार्कटिका। तो 7 महादेश आपको देखने को मिलते हैं। 7 महादेश आपके स्क्रीन पे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी जो यूरोप है
इनको एशिया के साथ जोड़ दिया जाता है, तब इनका नाम हो जाता है यूरेशिया। तब इनको बोला जाता है संयुक्त रूप से यूरेशिया। अक्सर आपने यूरेशिया शब्द सुना होगा, तो यूरेशिया शब्द कुछ भी नहीं है, बल्कि इतना है कि यूरोप महादेश और एशिया महादेश को जोड़ के जब हम प्रयोग करते हैं एक शब्द दोनों के लिए, तो वहाँ पे हम यूरेशिया की बात करते हैं। ठीक है, एशिया, अब इसमें यदि हम बात करें तो ये जो एशिया वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये जो येलो वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये जो येलो वाला रीजन है, यदि हम इसकी बात करें तो एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। याद रखिएगा, फैक्ट नोट करते चलिएगा, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो महादेश है वो आपका एशिया है, जो मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप देख रहे होंगे पूर्वी, और फिर क्योंकि ये इक्वेटर है तो उत्तरी गोलार्ध में ये आपको देखने को मिल रहा होगा। एशिया का जो क्षेत्रफल है, यदि हम बात करें तो एशिया का क्षेत्रफल बताया जाता है 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर बताया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह भी पता होना चाहिए जो पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30%, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% और पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 8.7% हिस्सा रखता है। यह दुनिया की आबादी का लगभग 60% हिस्सा है। ये दुनिया की आबादी का लगभग 60% हिस्सा रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। सामान्य शब्दों में यदि देखें तो एशिया पूर्व में आपको देखने को मिल रहा होगा, एशिया पूर्व में आपको देखने को मिल रहा क्या, प्रशांत महासागर। दक्षिण में यदि हम बात करें तो हिंद महासागर, ठीक है। और यदि हम उत्तर में बात करें तो आर्कटिक सागर, ठीक है, और इससे घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा, एशिया पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और उत्तर में बात करते हैं तो आर्कटिक जो महासागर है उससे जुड़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, उससे घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ते हैं, इसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि एशिया की जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है, क्या चीज़ें आपको देखनी है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा इसमें। एशिया के अब हम एक एक चीज़ें देखेंगे जो फैक्ट हैं, क्योंकि हम जीके के संदर्भ में इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो जीके के संदर्भ में जो चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में हम समग्रता से देखेंगे कि कितनी चीज़ें हम जीके के संदर्भ में कवर कर सकते हैं इस टॉपिक विशेष से। ठीक है, मैप देखना ज़रूरी है, मैप आंखों के सामने रहना चाहिए, तब चीज़ें और अच्छे तरीके से हमें समझ में आती हैं। अब इसमें हम बात करें, जैसे हमने आपको बताया कि एशिया की सबसे लंबी नदी की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है यांगत्जी। क्या नाम है? यांगत्जी नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कहाँ पे देखने को मिलती है? ये चीन में देखने को मिलती है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी ये आपको पता हो गया। एशिया में सबसे लंबा जो रेलवे है, सबसे लंबा रेलवे की यदि हम बात करें एशिया में, तो आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपको देखने को मिलता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपको देखने को मिलता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है ये रूस की राजधानी मॉस्को से शुरू होता है और रूस की राजधानी मॉस्को से ये व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कहाँ तक जाता है? व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाता है और इसकी कुल लंबाई है 9,289 किलोमीटर। 9,289 किलोमीटर है। ये एशिया का सबसे लंबा रेलवे है। एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म आपको गोरखपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि एशिया में सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है, एशिया में सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है, तो याद रखिएगा, महानदी पर आपको हीराकुंड बांध देखने को मिलता है। महानदी पर हीराकुंड बांध जो देखने को मिलता है, महानदी पर हीराकुंड बांध जो देखने को मिलता है, ये आप कह लीजिए कि एशिया में सबसे लंबा नदी बांध है। एशिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की यदि हम बात करें, एशिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला
ठीक है। एशिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एशिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है हिमालय, ठीक है। एशिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय देखने को मिलती है। एशिया में सबसे बड़ी झील की बात करें, एशिया में सबसे बड़ी झील की बात करें तो एशिया में सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एशिया में सबसे बड़ी झील है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरह से यदि हम बात करें एशिया में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? एशिया में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो एशिया में जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है इसका नाम है माउंट दमावंत, ठीक है। माउंट दमावंत। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि माउंट दमावंत का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा माउंट दमावंत ईरान से संबंधित है, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। एशिया का सबसे बड़ा यदि मरुस्थल आपसे पूछ लिया जाए, एशिया का सबसे बड़ा यदि मरुस्थल पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो कि चीन और मंगोलिया में देखने को मिलता है, चीन और मंगोलिया में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है गोबी मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद यदि पूछ लिया जाए एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। कौन सा है? बोर्नियो द्वीप जो है कहाँ का है? इंडोनेशिया का। कहाँ का? इंडोनेशिया का। तो बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया का सबसे आप कह लीजिए कि सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद देश के बीच सबसे लंबी सीमा यदि हम बात करें, दो देशों के बीच, देश के बीच सबसे लंबी सीमा, देश के बीच सबसे लंबी सीमा, ठीक है। देश के बीच सबसे लंबी सीमा की बात करें तो कजाकिस्तान और रूस के बीच देखने को मिलती है। किसके बीच? कजाकिस्तान एवं रूस। कजाकिस्तान एवं रूस के बीच देखने को मिलती है कितनी? 7,644 किलोमीटर, ये आपको देखने को मिलती है देश के बीच सबसे लंबी सीमा कजाकिस्तान एवं रूस के बीच। इसके बाद यदि हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा देश, एशिया का सबसे बड़ा देश, एशिया का सबसे बड़ा देश, तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस एशिया का सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें, सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप। क्या है? माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ पे देखने को मिलता है? माजुली द्वीप आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलता है। एशिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? सबसे लंबा समुद्र तट, एशिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो यह है मरीना बीच। कौन सा है? मरीना बीच एशिया का सबसे लंबा समुद्र तट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एशिया के संदर्भ में जो फैक्ट थे वो आपने देखे, और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर बात हम करते हैं अफ्रीका। एशिया हमने देख लिया, एशिया के जुड़े जो फैक्ट थे वो हमने देख लिया। अब हम बढ़ेंगे अफ्रीका की तरफ, और अफ्रीका के संदर्भ में कुछ चीज़ें हम देखने का प्रयास करते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा होगा अफ्रीका महादेश, ठीक है। ये आपको अफ्रीका महादेश देखने को मिल रहा है। अब हम अफ्रीका महादेश की ही चर्चा करने यहाँ पे जा रहे हैं। अफ्रीका महादेश के बारे में जब हम बात करते हैं तो दोनों ही मामलों में याद रखिएगा, अफ्रीका महादेश की जब हम बात करते हैं तो दोनों ही मामलों में एशिया के बाद अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, याद रखिएगा, एशिया के बाद अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला, मतलब एरिया के हिसाब से भी दूसरा सबसे बड़ा और आबादी के हिसाब से भी ये दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, ये आपको पता होना चाहिए। यह दुनिया की मानव आबादी का लगभग 16% रखता है। विश्व की जो मानव आबादी है उसका लगभग 16% आपको अफ्रीका में देखने को मिलता है। बहुत सारी भौगोलिक बाधाएं थी अफ्रीका में, यदि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, यूरोपीय उपनिवेशवाद की विरासत
शीत युद्ध और अन्य सब के कारण आपको देखने को मिलता है कि अफ्रीका प्रति व्यक्ति सबसे कम धनी महाद्वीप है। अफ्रीका प्रति व्यक्ति सबसे कम, याद रखिए, प्रति व्यक्ति सबसे कम धनी महाद्वीप है। ठीक है, सबसे कम धनी महाद्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि यह जो महाद्वीप है ये उत्तर में, यदि हम बात करें, इसके उत्तर में बात करें, मैप में देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसके उत्तर में यदि हम बात करें तो इसके उत्तर में आपको देखने को मिलता है ये रीजन में, ये आपको देखने को मिलता है भूमध्य सागर। तो इसके उत्तर में आपको देखने को मिलता है भूमध्य सागर। ठीक है, इसके बाद उत्तर में ही आपको स्वेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है, स्वेज कैनाल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उत्तर पूर्व में यदि हम बात करें तो ये पूरा का पूरा रेड सी है, लाल सागर का रीजन आपको देखने को मिल जाता है। दक्षिण पूर्व की बात करें, यदि हम दक्षिण पूर्व की बात करें तो हिंद महासागर आपको देखने को मिल जाता है। और पश्चिम में यदि हम बात करें तो अटलांटिक सागर जो है, महासागर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये निकाय हो गए कि कौन सी बॉडी अफ्रीका के किस क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाती है। महाद्वीप में बात करें तो मेडागास्कर और विभिन्न द्वीप समूह शामिल हैं। इस महाद्वीप में बहुत सारे द्वीप समूह शामिल हैं, जिसमें मेडागास्कर भी है, ये आपका रहा मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर के अतिरिक्त भी कई सारे द्वीप समूह हैं जो इसमें शामिल हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो अफ्रीकी राष्ट्र अफ्रीकी संघ की स्थापना के माध्यम से सहयोग करते हैं, और जिसका मुख्यालय अदीस अबाबा में है। कहाँ पे है? अदीस अबाबा, यहाँ पे इनका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। जिब्राल्टर यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि आपको देखने को मिलती है, और जिब्राल्टर जल संधि जो है इसी रीजन में देखने को मिलती है, जो कि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, या आप कह लीजिए अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो दो काम है जिब्राल्टर का, पहला अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ना, और दूसरा स्पेन और मोरक्को की सीमा बनाना। ठीक है, ये स्पेन और मोरक्को को अलग करना, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें इस पूरे महाद्वीप में, इस पूरे कॉन्टिनेंट में, तो आपको देखने को मिलता है कि अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में यदि हम बात करें तो अल्जीरिया एक देश है। ठीक है, यहीं पे आपको देखने को मिलता है अल्जीरिया। अल्जीरिया जो देश है ये सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के हिसाब से जब बात करें तो नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया जो है ये सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से अल्जीरिया सबसे बड़ा देश इस कॉन्टिनेंट का है। अफ्रीका की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट यहाँ भी हम देख लेते हैं, क्या क्या, जैसे अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी की मैं बात करूं तो याद रखिएगा अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील। नील नदी जो है ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी की बात करें, ठीक है, तो आपका आता है कांगो। तो याद रखिएगा अफ्रीका में दो नदियां बहुत बड़ी हैं, पहला है नील नदी और दूसरा है कांगो नदी। ठीक है, अफ्रीका में सबसे बड़ा जो नदी बांध है, अफ्रीका में सबसे बड़ा जो नदी बांध आपको देखने को मिलता है, अफ्रीका में सबसे बड़ा जो नदी बांध आपको देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है इथियोपिया में। कहाँ देखने को मिलता है? इथियोपिया में देखने को मिलता है। और इथियोपिया में कहाँ पे? ग्रैंड इथियोपियन पुनर्जागरण बांध, इसका क्या नाम है? ग्रैंड इथियोपियन पुनर्जागरण बांध, ग्रैंड इथियोपियन पुनर्जागरण बांध, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अफ्रीका में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है महान ढलान। क्या देखने को मिलती है? महान ढलान जो है ये अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका वाले रीजन में, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की यदि हम बात करें, झीलों की जब बात करते हैं अफ्रीका की, ठीक है, अफ्रीका की झीलों की बात करें
तो आपको देखने को मिलता है विक्टोरिया झील। क्या देखने को मिलता है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के बाद आपको देखने को मिलता है, विक्टोरिया झील कहाँ पे है? 3 देश इससे जुड़े हैं, युगांडा, तंजानिया और केन्या। कई बार मैंने आपको बताया युगांडा, तंजानिया और कीनिया, ये 3 देश हैं जो कि इस झील से लगे हुए हैं। ठीक है। अमेरिका में सुपीरियर झील के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, याद रखिएगा, और अफ्रीका में सबसे बड़ी है। तो सुपीरियर झील के बाद दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की जो झील है उसका नाम है विक्टोरिया झील, जो कि 3 देशों में विस्तारित है, युगांडा, तंजानिया और केन्या में। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये आपको जाना पड़ेगा तंजानिया। और तंजानिया जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तंजानिया में माउंट किलिमंजारो। क्या है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई जो है 5895 मीटर आपको देखने को मिलती है। यह दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त खड़ा पर्वत है, जिसका अर्थ है कि यह पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अफ्रीका में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात करें तो वहाँ भी माउंट किलिमंजारो की बात आती है। अफ्रीका के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो बात आती है सहारा मरुस्थल। ठीक है, याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है अफ्रीका का। और अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप यदि हम बात करें, अभी हमने दिखाया था, तो ये है मेडागास्कर। ठीक है, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूरोपीय यूनियन के बारे में। किसके बारे में हम देखेंगे? 2 कॉन्टिनेंट हो गया, तीसरा हमारा हो गया यूरोप। तो यूरोपीय यूनियन के बारे में हम जा रहे हैं। आपको बता दें, जब हम यूरोपीय संघ की बात करते हैं, यूरोपीय संघ की बात करते हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि यूरोपीय संघ में कई सारे देश शामिल हैं, 25 से भी ज़्यादा देश शामिल हैं। ठीक है, आप याद रख लो, 27 देश जो हैं ये शामिल हैं। और इनका जो संबंध है वो मुख्यतः आप कह लीजिए एक राजनीतिक और आर्थिक संघ के रूप में है, और ये यूरोप कहलाते हैं। तो यूरोपीय यूनियन में जो देश हैं वही इसके हिस्सा हैं। यूरोप एक महाद्वीप है जो पूरी तरह से आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। ये तो मैंने यूरोपीय यूनियन के बारे में बता दिया, क्योंकि जब यूरोपीय यूनियन पता होगा तभी आप यूरोप महाद्वीप के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। अब जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं कि यूरोप एक महाद्वीप है जो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है पूरी तरह से? ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी सीमा की यदि हम बात करें, इस महाद्वीप की सीमा की यदि हम बात करें, तो उत्तर में आर्कटिक सागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर से लगती है। ठीक है, दक्षिण में यदि हम पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में इनके अटलांटिक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर। दक्षिण में आपको भूमध्य महासागर देखने को मिलता है, भूमध्य सागर आपको देखने को मिल जाता है। और पूर्व में इनकी सीमा एशिया से लगती है। कैसे? आइए देख लेते हैं। हम अब किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यूरोप की। यूरोप के बारे में हम देख रहे हैं, आइए देख लेते हैं यूरोप के बारे में। ये रीजन आपका है यूरोप का, इसी के बारे में हम देख रहे हैं। जब हम यूरोप के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये यूरोप है। सबसे पहले हमने उत्तर में बताया आर्कटिक सागर, महासागर, फिर हमने बताया दक्षिण में भूमध्य सागर। ठीक है, हमने बताया पश्चिम में अटलांटिक सागर। ठीक है, और यदि इनके पूरब की बात करें तो पूरब में ये पूरे लैंड लॉक्ड हैं, किससे? एशिया से। तो इनकी सीमा पूरब में एशिया से लगती है। यूरोप जब बात हम करते हैं तो यूरोप का जो संबंध है, मुख्यतः बात आती है यूराल पर्वत की। ठीक है, यूराल नदी की बात आती है और कैस्पियन सागर की बात आती है। किसकी बात आती है? कैस्पियन सागर। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक जल निकाय। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे पर्वत श्रृंखला है, एक ऐसे पर्वत श्रृंखला है जो अलग करती है। किसमें? इसमें आपको यदि आपसे पूछ लिया जाए एक चीज़, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि यूरोप को जो है एशिया से कैसे अलग किया जाता है। तो पहला है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। यूराल पर्वत के बाद कैस्पियन सागर आपका आ जाता है। कैस्पियन सागर ये भी अलग करने वाला निकाय है। कैस्पियन सागर के बाद अगला है काकेशस पर्वत आपको देखने को मिलता है।
ये भी इसी में शामिल है। और फिर काला सागर हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा तुर्की जलसंधि भी यहीं पर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जब तुर्की की हम बात करते हैं तो इसका कुछ हिस्सा है जो एशिया में पड़ता है और कुछ हिस्सा है जो यूरोप में पड़ता है, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका एशिया में, कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है। यूरोप पृथ्वी के लगभग 6.8% भाग पर फैला है। पृथ्वी के लगभग 6.8% भूमि क्षेत्र को कवर करता है, जिससे यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप बन जाता है। यूरोप विश्व की आबादी का लगभग 10% हिस्सा शेयर करता है। विश्व की आबादी का लगभग 10% हिस्सा यूरोप शेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यूरोप के बारे में भी कुछ फैक्ट जो आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे पहला, यदि पूछ लिया जाए यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात आती है तो याद रखिएगा वोल्गा। कौन सी नदी है? वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये रूस से संबंधित, वोल्गा नदी कहाँ से संबंधित है? रूस से संबंधित है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी की, लंबी नदी की बात करें तो बात आती है डेन्यूब। डेन्यूब नदी कहाँ से संबंधित है? तो डेन्यूब नदी भी आपको यहीं से देखने को मिलती है। तीसरा जो आपको देखने को मिलता है, यूरोप में सबसे ऊंचा नदी बांध, सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका नाम है ग्रांड डिक्सेंस बांध। ग्रांड डिक्सेंस बांध ये सबसे ऊंचा नदी बांध है। चौथा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है यूरोप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पे आल्प्स पर्वत देखने को मिलते हैं, ये यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा। और ये आपको 8 अल्पाइन देशों में देखने को मिलती है, 8 अल्पाइन देशों में फैली देखने को मिलती है। लगभग 1200 किलोमीटर में ये फैली हुई है, ठीक है। इसमें जैसे फ्रांस आपका आ गया, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड आपका आ गया, इटली आपका आ गया, मोनाको एक देश है, मोनाको आपका आ गया, ठीक है। इसी की तरह ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवानिया, बहुत सारे देश, मतलब टोटल 8 देश इसमें आते हैं। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करें बाल्कन पर्वत श्रृंखला, बाल्कन पर्वत श्रृंखला, बाल्कन पर्वत श्रृंखला की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है मुख्य रूप से बुल्गारिया और सर्बिया में है। कहाँ पे है? बुल्गारिया और सर्बिया में ये आपको देखने को मिलता है, पहली चीज़। दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट, बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट के जो पर्वत हैं ये आपको जर्मनी में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर बात आता है कैटब्रियन पर्वत, कैटब्रियन पर्वत, इसकी यदि हम बात करें तो ये आपको स्पेन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला है काकेसस पर्वत, क्या है? काकेसस, काकेसस पर्वत। काकेसस पर्वत की जब बात करें तो आर्मेनिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया के बाद अजरबैजान, अजरबैजान, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया और रूस हो गया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी झील की बात करें, सबसे बड़ी झील की बात करें यूरोप की, तो यूरोप की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है लाडोगा। क्या नाम है? लाडोगा। लाडोगा झील जो है ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है, ये आपको पता होना चाहिए। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस जो है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो वहाँ भी माउंट एल्ब्रस आपको आता है। और माउंट एल्ब्रस यदि बात करें तो रूस और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसका मतलब क्या है? माउंट एल्ब्रस कहाँ से संबंधित है? रूस से ये संबंधित है और ये काकेसस के पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो गया। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप यदि पूछ लिया जाए तो यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है ग्रेट ब्रिटेन, हालांकि अब इनका हिस्सा नहीं है, तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अब, लेकिन हालांकि सॉरी माफ़ करिएगा, ग्रेट ब्रिटेन ही होगा क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन यूके
जो आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम, उसी की बात हो रही है। ये यूयूए जो अलग हुआ है, ये हुआ है यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ है, ना कि यूरोप से। तो यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ, यूरोप से तो अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि यूरोप का हिस्सा है, सॉरी माफ़ करिएगा, तो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन जब हम बात करेंगे यूरोप के सबसे बड़े द्वीप की, तो वहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का नाम प्रमुखता से आएगा। तो ये आपका हो गया। यूरोप में सबसे लंबी सीमा यदि हम बात करें कि यूरोप में जब आप बात करते हो, तो यूरोप में सबसे लंबी सीमा, यूरोप में सबसे लंबी सीमा, यूरोप में सबसे लंबी सीमा की बात करें कि किन दो देशों के बीच है, तो याद रखिएगा यूरोप में सबसे लंबी सीमा यदि हम बात करें तो नॉर्वे और स्वीडन के बीच है। किसके बीच? नॉर्वे और स्वीडन के बीच। और नॉर्वे और स्वीडन के बीच जो सीमा है ये 1619 किलोमीटर है। ठीक है, 1619 किलोमीटर की सीमा नॉर्वे और स्वीडन के बीच है, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कल के सेशन में, वो हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे। आपके लिए अनिवार्य सूचना है कि ये जो नोट्स हैं इसको भी अनिवार्य रूप से आप शेयर किया करें, जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हो सकें। तो जीके का ये जो निःशुल्क सेशन आपके लिए चल रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको इससे निश्चित तौर पर लाभ आपको मिल रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं जीएस खंड की। जीएस खंड में आज हम जो देखने वाले हैं, जीएस खंड में आज हम जो देखने वाले हैं, सबसे पहले विभिन्न जो मजदूर संघ रहे हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, मजदूर संघ हैं उनकी बात करेंगे। और कांग्रेस के स्थापना से पूर्व, कांग्रेस के स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संगठन थे हम उनकी बात करेंगे। तो इन दो टॉपिक पर आज की चर्चा होगी, तो इसके लिए तैयार हो जाइएगा। ये दोनों टॉपिक अभी हम इसको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं मजदूर संघों की बात और कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन सी संस्थाएं रही हैं। जब हम मजदूर संघ की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम जो आता है वो है मजदूर संघ आंदोलन। क्या आता है? मजदूर संघ आंदोलन, मजदूर संघ आंदोलन की बात आती है। मजदूर संघ आंदोलन या ट्रेड यूनियन आप कह लीजिए, श्रमिकों का ट्रेड यूनियन की बात आती है। ट्रेड यूनियन की जब हम बात करते हैं तो मजदूरों का एक ऐसा संघ है जिसका गठन मिलों व कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनकी अवस्था और स्थिति में सुधार लाने के लिए होता है। जब हम मजदूर की बात करते हैं तो दो प्रकार के मजदूर होते हैं, एक होते हैं जो संघ से जुड़े होते हैं और जो गैर संघ से जुड़े होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के मजदूर आपको प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। ठीक, अब यदि हम बात करें तो 19वीं सदी की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है, जहाँ पे भारत में आधुनिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। 19वीं सदी में भारत में आधुनिक जो मजदूर वर्ग है उसका उदय देखने को मिलता है। 1877 में यदि हम बात करें, 1877 की जब बात करते हैं तो अपने नियोजकों के विरुद्ध हड़ताल के रूप में मजदूरों की कार्रवाई का प्रथम उदाहरण जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है नागपुर एम्प्रेस में। कहाँ पे देखने को मिलता है? नागपुर एम्प्रेस में देखने को मिलता है, जहाँ पे पहली बार मजदूरों ने विरोध किया, हड़ताल किया। इसका कारण था मजदूरी दर। कारण क्या था? मजदूरी दर। इसके बाद आपको देखने को मिलता है आगे जब आप जाते हैं तो जब मजदूर वर्ग की हम बात करते हैं तो प्रथम संगठित हड़ताल यदि हम बात करें मजदूरों की प्रथम संगठित हड़ताल की यदि हम बात करें तो मजदूरों की प्रथम संगठित हड़ताल जो थी वो ब्रिटिश स्वामित्व व प्रबंधन में चलने वाली रेलों में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले रेलों में हुई थी, रेलगाड़ियों में हुई थी जो ब्रिटिश प्रबंधन के अंतर्गत संचालित हो रहे थे। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ये आपको याद रखने की जरूरत है। यह हड़ताल 1899 ईस्वी में हुई थी। 1899 ईस्वी में यह हड़ताल हुई थी, जहाँ पे काम के घंटों और अन्य सुधारों को लेकर के मजदूरों की मांग थी। ठीक है, इसके बाद आपको अगला देखने को मिलता है वर्ष 1908। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन वर्ष 1908 का जो वाकया है वो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ संबंध हो जाता है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे देखने को मिलता है कि बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में
बम्बई की कपड़ा मिलों ने हड़ताल किया और यह मजदूरों का प्रथम राजनैतिक हड़ताल था। यह मजदूरों का प्रथम राजनैतिक हड़ताल था। तो मजदूरों के प्रथम राजनैतिक हड़ताल की बात करें तो आपको याद रखने की जरूरत है बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में। और जब सामान्य तौर पे मजदूरों की हड़ताल की बात करें, राजनीतिक हड़ताल की बात ना हो, तो वहाँ पे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की बात 1899 को याद रखना है। अब जो प्रमुख आप कह लीजिए इस तरह के संगठन हुए हैं, एक और याद रखने की आपको ज़रूरत है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या याद रखना है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। ठीक है, 1920 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे इसके? इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है, इसके संस्थापक थे एन जोशी। एम जोशी इसके संस्थापक थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके साथ साथ उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, ये इसके उपाध्यक्ष थे। महामंत्री की यदि हम बात करें, महामंत्री की बात करें तो महामंत्री थे दीवान चमन लाल। कौन थे? दीवान चमन लाल इसके महामंत्री थे। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जब हम बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो इससे ज़्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद एक दूसरा आता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या नाम था इसका? इसका नाम था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जब बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना आपको देखने को मिलती है 1947 में। ठीक है, संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल इसके संस्थापक थे। और बीवी गिरी। कौन थे? बीवी गिरी इसके संस्थापक थे। इसके साथ साथ प्रथम अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं, प्रथम अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो याद रखिएगा, कांग्रेस समाजवादियों ने 1948 ईस्वी में हिंदू मजदूर सभा का निर्माण किया। हिंदू मजदूर सभा से प्रथम होकर यदि हम बात करें तो प्रोफेसर थे केपी साह थे। इन्होंने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इतना आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए मजदूर दिवस हम कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो ये कुछ मजदूरों से जुड़े हुए संगठन थे जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब आगे हम बात करने वाले हैं आईएनसी से पूर्व स्थापित संस्थाओं की। आईएनसी से पूर्व स्थापित संस्थाओं की बात कर रहे हैं। आईएनसी से पूर्व स्थापित संस्थाओं की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहला आता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या आता है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी यहाँ पे प्रमुखता से आता है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, आपको बता दें 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे इसका मुख्यालय था? इसका मुख्यालय था कलकत्ता में। और इसकी स्थापना किसने किया था? द्वारिका नाथ टैगोर ने। किसने किया था? द्वारिका नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और याद रखना है कि जमींदारों द्वारा स्थापित भारत का प्रथम राजनैतिक संगठन था। जमींदारों द्वारा स्थापित भारत का ये प्रथम राजनैतिक संगठन था। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी जब हम बात करते हैं तो दूसरा नाम आता है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या नाम आता है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी।
ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात आती है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें 1839 में यह स्थापित थी। इसका भी हेडक्वार्टर आपको कलकत्ता में देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि विलियम एडम्स ने इसकी स्थापना की थी। किसने? विलियम एडम्स ने। प्रारंभ में जो इस तरह के संगठन स्थापित हुए उन सभी का ज़्यादातर का मुख्यालय कलकत्ता ही देखा गया। अगला जो आपको देखने को मिलता है प्रमुखता से, ऐसे तो बहुत सारे संगठन हैं, सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ याद रखना है। जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, क्या याद रखना है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा 1851 में इसकी स्थापना हुई थी और कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था। ये आपको याद रखना है, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था। और राधा कांत देव, याद रखने की ज़रूरत है, राधा कांत देव जो है ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद अगला आता है बम्बई एसोसिएशन। क्या आता है? बम्बई एसोसिएशन, ठीक है। बम्बई एसोसिएशन की बात आती है। बम्बई एसोसिएशन की बात करें, इसका भी हेडक्वार्टर कलकत्ता था। और दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने इस संगठन की स्थापना की थी, जिसका नाम था बम्बई एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला आता है, दादा भाई नौरोजी ने ही स्थापित किया था, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और बम्बई एसोसिएशन, इन दोनों की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला आता है पूना सार्वजनिक सभा। किसकी बात आती है? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। पूना में इसका हेडक्वार्टर था और इसकी स्थापना किसने किया था? एम.जी. रानाडे, इनका नाम याद रखना है। और एम.जी. रानाडे के नाम साथ साथ गणेश वासुदेव जोशी का नाम याद रखना है। गणेश वासुदेव जोशी का नाम याद रखना है। दो नाम याद रखना है, एम.जी. रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी। पूना सार्वजनिक सभा के बाद आता है इंडिया सोसाइटी। अगला कौन सा आता है? अगला आता है इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो इंडिया सोसाइटी 1872 में स्थापित हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना किया था इंडिया सोसाइटी की आनंद मोहन बोस ने। किसने किया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखने को मिलता है इंडिया लीग। क्या देखने को मिलता है? इंडिया लीग की जब हम बात करते हैं तो इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। और शिशिर कुमार घोष द्वारा जो है इसकी चर्चा की गई थी। तो इंडिया लीग हो गया। इंडिया लीग के बाद फिर बात आता है इंडियन एसोसिएशन। किसकी बात आता है? इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की बात आती है। इंडिया एसोसिएशन जब बात करते हैं 1876 की बात आती है और कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था और इसकी स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस का भी नाम यहाँ पे आता है। इसका नाम आता है आनंद मोहन बोस का भी नाम यहाँ पे आता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, आनंद मोहन बोस हो गए, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। इसके बाद अगला आता है
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। क्या आता है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें 1885 में स्थापित संस्था थी। बम्बई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। फिरोज शाह मेहता का नाम आता है इसमें। किसका नाम आता है? फिरोज शाह मेहता का नाम आता है। और फिरोज शाह मेहता के साथ साथ बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आता है। बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आता है, जिन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब यहाँ से कुछ संस्थाएं हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना क्यों हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत में अखिल भारतीय सेवा, ये भी याद रखने की ज़रूरत है, भारत में जो अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा आयोजित नहीं हो रही थी, उसको लेकर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था। इनकी मांग थी कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो भारत में आयोजित कराई जाएं। ठीक है। इसके बाद अगला आता है नेटिव प्रेस एसोसिएशन, जो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक जैसे हमने आपको अभी बताया था मद्रास नेटिव एसोसिएशन, अभी नोट कराया था मैंने, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जैसे मैंने बताया कि इसकी स्थापना किया था गलजू, इनका नाम याद रखिएगा, शायद मैं भूल गया हूँ बताने को, तो इनका नाम याद रखिएगा गजलू लक्ष्मी नरसू, गजलू लक्ष्मी नरसू। और ये जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन था, इसकी स्थापना हुई थी क्यों? 1857 ईस्वी के विद्रोहों की निंदा में करने के लिए जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ संगठन थे 1857 से पूर्व, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिन पर आपको नज़रें बनाकर रखनी होती हैं। उसी संदर्भ में मैंने इनका जिक्र किया है, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। लेकिन प्लीज़ यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बाकी कुछ सुधार की यदि आवश्यकता होगी तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो आपको होमवर्क दिए जाते हैं उनको अनिवार्य रूप से आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।